आपको नमस्कार। आपका इस प्रस्तुति में स्वागत है। मेरा नाम सुमीर शर्मा है। मैं आपके समक्ष जिस पुस्तक की चर्चा करने लगा हूँ, उसका शीर्षक है हिंदी में लिखी पुस्तक को समय प्रकाशित करने की सुनहरी किताब, ए गोल्डन किट फॉर सेल्फ पब्लिश ए बुक रिटन इन हिंदी। मैं ही इस पुस्तक का लेखक हूँ। ये पुस्तक अपने टाइटल पेज से शुरू होती है। उसके बाद इसमें प्रकाशन विवरण दिया गया है। इसमें प्रकाशन विवरण के सभी मूल सिद्धांतों को पूरा करते हुए मुझसे संपर्क करने की या लेखक से संपर्क करने की या पब्लिशर से संपर्क करने की सभी डिटेल्स प्रकाशित कर दी गई हैं। ये मेरे पिता श्री अमीर चंद तथा मेरे पुत्र त्र्यंबक को समर्पित है। इसकी भूमिका में मैंने इसका मूल उद्देश्य यही बताया है कि हिंदी में प्रकाशित करने के लिए आप किंडल का प्रयोग कर सकते हैं, पर किंडल पे जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो सभी अंग्रेजी में मिलते हैं। तो इस पुस्तक का मूल उद्देश्य उन निर्देशों को हिंदी में प्रस्तुत करना है। इसके अलावा अन्य भावनाएं भी इस पुस्तक के लेखन में जुड़ी हुई हैं, जिसकी चर्चा मैंने इस पुस्तक के अलग-अलग अध्यायों में की है। इस पुस्तक में मूल रूप में 15 अध्याय हैं। हम एक-एक अध्याय का निरीक्षण करेंगे। इसका पहला अध्याय मूल रूप में एक इंट्रोडक्शन ही है, जिसमें इस प्रकार के प्रकाशन की जो मुख्य उद्देश्य है उसकी चर्चा हुई है, और ये भी चर्चा की गई है कि ये अगर आपने हिंदी में अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिख रखा है तो आपके लिए ये कोई दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ई बुक के फॉर्म में किस प्रकार प्रकाशित कर सकते हैं। इसको सरल बनाते हुए मैंने इसमें आपको क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। जैसा कि उस उत्तर में दिखता है कि आपको मैंने 6 चरणों में इस पुस्तक को प्रकाशित करने की संभावना का एक प्लान आपके सामने रखा है, और इस चीज का दावा किया है कि आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके अनुरूप जब आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को किंडल ई बुक के फॉर्म में प्रकाशित करना चाहेंगे तो आप बिना किसी की मदद के ही वो कर पाएंगे। तो दूसरा इसका चैप्टर है फॉर्मेटिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ये एक मूल प्रश्न है जो कि हर लेखक के सामने आता है कि फॉर्मेटिंग किसे कहा जाता है। तो इसमें किंडल ई बुक के फॉर्म में, यहाँ तक कि इवन गूगल ई बुक के फॉर्म में बुक को प्रकाशित करने के लिए आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में क्या-क्या अंतर पहले से करने हैं उसकी चर्चा की गई है। इसमें जो मूल बात बताई गई है कि आपने अपने पुस्तक के हर खंड, अपने मैन्युस्क्रिप्ट के हर खंड, जैसे कि चैप्टर या कुछ जो भूमिका या जो कंटेंट है, उसके अलग-अलग पृष्ठों को पेज सेपरेटर के साथ या कंट्रोल एंटर के साथ अलग-अलग करके अपने मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करना है। और उसके साथ ही आपने फॉर्मेटिंग में कुछ अन्य बातें भी इसमें लिखनी है, जिसे हम फॉर्मेटिंग का हिस्सा ही मानते हैं। उसको मैंने तीसरे अध्याय में उसकी चर्चा की है। इस फॉर्मेटिंग वाले पड़ाव में आपको मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के अलावा फ्रंट मैटर भी तैयार करना होता है। फ्रंट मैटर क्या होता है, इसके संबंध में
इस अध्याय में चर्चा की गई है। फ्रंट मैटर में एक टाइटल होता है, जैसा कि मैंने इस पुस्तक में भी बनाया है। जब कवर के बाद फिर दोबारा एक पृष्ठ पर आप अपने पुस्तक का शीर्षक लिखते हैं, उसे टाइटल पेज कहते हैं। जिस प्रकार मैंने इस पुस्तक में लिखा है, उसी दूसरा हिस्सा है प्रकाशन विवरण। मैंने पहले ही आपको दिखाया है, प्रकाशन विवरण देना जरूरी है। इसके बारे में मैंने इसमें विशेष चर्चा भी कर छोड़ी है। तीसरा एस्पेक्ट होता है समर्पण। इसकी चर्चा भी इस बिंदु पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद इस पुस्तक के चौथे चैप्टर में एक नया भाग आपको तैयार करना है, जो कि आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए साथ में अवश्य तैयार करना है। वह है विज्ञापन, जिसे ब्लर्ब कहते हैं। ये ब्लर्ब क्या होता है और किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसका क्या महत्व है, इस सभी की चर्चा मैंने इस अध्याय में कर छोड़ी है। ब्लर्ब को लिखने के लिए कुछ तकनीकी पक्ष भी हैं। उसकी चर्चा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ विशेष तंत्र आपके प्रयोग के लिए चर्चा का विषय बनाए हैं, और उसमें जो मुख्य चीज आपको बताई गई है कि आप अपने लैपटॉप को भी किस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा के लिए तैयार कर सकते हैं। उसकी विधि इसमें विस्तार से बताई गई है, जिसका प्रयोग करके आप इस पुस्तक से विशेष फायदा उठा सकते हैं। इस अध्याय में अलग अलग विकल्प आपको बताए गए हैं। कुछ विकल्प आप खुद भी जानते होंगे कि आप हिंदी में सीधा नेट पे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लर्ब में वो लिखना अति आवश्यक है। तो उसकी जो विधियां हैं वो इसकी चर्चा की गई है। इसको अपने कंप्यूटर पे को हिंदी में के लिए किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, उसके संबंध में मैंने माइक्रोसॉफ्ट की जो डायरेक्टरी है उसमें से कैसे ड्राइवर्स उतारे जाने हैं उसकी चर्चा कर छोड़ी है, जो कि आप कंप्यूटर की सेटिंग के माध्यम से उतार सकते हैं। आप में से कईयों को ये विषय पहले ही पता होगा, पर जो इस प्रकार की रूप के प्रकाशन में आ रहे हैं और नए हैं, उनके लिए ये नई जानकारी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फॉर्मेटिंग का तीसरा हिस्सा जो है उसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। कंटेंट या जिसे विषय सूची कहते हैं। विषय सूची शायद आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए बनाए रखी हो। आप नॉवलकार हो तब भी आपने कंटेंट बनाया होगा। आपने कविताएं छापनी है तब भी आपने विषय सूची जरूर बनाई होगी। ये विषय सूची जब ई बुक फॉर्म में बदलती है तो उसके कौन कौन से रूप होते हैं, उसकी चर्चा आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद छठा चैप्टर पुस्तक का आवरण है। पुस्तक का कवर ऑफ द बुक। टाइटल और कवर में आपको भेद करना होगा, क्योंकि कवर ही है जो किताब को का चित्र बनके पाठक के सामने जाता है, या जिस रूप में वो आपको इंटरनेट पे दिखेगा। इसमें बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, और इसमें प्रश्न पे अलग अलग विचार है लोगों के। मैं कवर कैसे बनाता हूं, और मैं उसके अलावा कवर बनाने की और क्या क्या विधियां हैं, कवर पे कैसी कैसी चर्चा है, क्या कवर जो है वो आपकी पुस्तक की बिक्री में ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके स्पष्ट जवाब हैं भी और नहीं भी।
पर मैंने किस प्रकार से कवर की तैयारी की है उसकी चर्चा मैंने यहाँ कर छोड़ी है। और कवर बनाने में किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसके माध्यम से आप इस पुस्तक को, अपनी पुस्तक को या हिंदी में लिखी मैन्युस्क्रिप्ट को ई बुक के फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे, उसमें किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग कैसे आपकी सहायता कर सकती है उसकी चर्चा भी कर रखी है। इसके बाद 7वां जो अध्याय है वो एक तरह की पिछले 6 अध्याय की समरी है। उसमें समरी का जो मूल भाव है कि भी आपको मूल रूप से मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, ब्लर्ब आपके पास होना चाहिए, आपके पास कवर होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट के संबंध में जो विशेष बात है, इसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है। जो फॉर्मेटिंग की चर्चा मैंने पिछले 2 से 6 चैप्टर में कर दी है। अब जब आपने ई बुक छापनी है, आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। इंटरनेट पे जाने के लिए आपको Kindle Amazon.com के माध्यम से इसका प्रकाशन करने की विधि की चर्चा आपको यहाँ मिलेगी। तो उसमें पहला पड़ाव आता है कि आपने Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए kdp.amazon.com पर अपना खाता खोलना है। वो किस प्रकार से खोला जाता है, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ की गई है और वही चर्चा इस बुक में, इस किताब में अगले अध्याय तक, 14वें अध्याय तक लगातार चलती जाएगी। इसमें मैंने अपने अनुभव के आधार पर और जो प्रश्न मेरे सामने इस प्रकाशन और मेरी अन्य किताबों के प्रकाशन के संबंध में मेरे सामने आए, उन्हीं सभी प्रश्नों का पहले तो मैंने खुद उसका आभास किया और फिर उसी के अनुसार एक पाठक के नजरिए से उस प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। और इसमें इस अध्याय में मैंने आपको उस सभी विधियों की जानकारी देने की कोशिश की है जिसमें आप Kindle या kdp.amazon.com पर आप जाके उसका अपना खाता खोल सकते हैं। जब आप वहां अपना खाता खोल लेंगे, उसके बाद आपके सामने जो टास्क आएगा वो आएगा कि भी आप खाते को सेटअप करें। तो ये जो पड़ाव है, ये मेरी अपनी सोच है कि यहाँ पर आकर कुछ लेखक जब खुद इंटरनेट पे अपनी पुस्तक प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उन्हें अड़चन आए। तो इस सेटअप के स्तर पर, इन चरण पर उन्हें 3 काम करने होंगे। उनको ऑथर पब्लिशर इंफॉर्मेशन जमा करानी होगी। ये ऑथर पब्लिशर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका फर्क मैंने यहाँ अपनी चर्चा में स्पष्ट करने की कोशिश की है। दूसरा, गेटिंग पेड, आपको रॉयल्टी कैसे मिलेगी, इसको आपने ओपनिंग ऑफ अकाउंट के समय ही निर्धारित करना होता है। उसके साथ ही जुड़ी हुई बात, टैक्स इंफॉर्मेशन आपको जमा करानी होती है। सो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य इन 3 चीजों को कैसे पूरा किया जाता है उस पर विस्तृत चर्चा कर छोड़ी है। इसमें आपको ये कहीं लगेगा कि मैं किसी बात को बड़ा खींच रहा हूं, पर आप विश्वास कीजिए ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है और उनके ऊपर आधारित व्याख्या है जिसको मैंने अपने अनुभव से जाना है या इंटरनेट पे अलग-अलग ढंग से मेरे सामने आए हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश की है। इस सेटअप अकाउंट में आपको अपने अकाउंट नंबर को जमा कराने की जरूरत होगी। उसके लिए केडीपी के संबंध में, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के संबंध में आपको IFSC कोड प्राप्त करना होगा। आप में से
बहुतों को ये बात पता होगी, पर जिनको नहीं पता है उनकी मदद के लिए मैंने कुछ इंटरनल सोर्सेस भी उसमें उनकी चर्चा कर छोड़ी है, जिससे वो आसानी से आईएफएससी कोड अपने बैंक का प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर नहीं है तो उस हालात में आप कैसे अपना अकाउंट खोल पाएंगे, और पैन नंबर अगर है तो किस प्रकार अपना अकाउंट खोल पाएंगे, उसके क्या फायदे हैं। जब आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की साइट पे जाएंगे, आपको वहां पैन शब्द नहीं मिलेगा, वहां पर आपको टिन शब्द मिलेगा, TIN नंबर। तो इसके संबंध में आपके सामने कुछ दुविधा आ सकती है, उसको भी स्पष्ट करने की कोशिश की है। और उसके लिए मैंने आपको कुछ जो दुविधाओं को दूर करने के लिए एक चार्ट बना छोड़ा है कि भी जिस वक्त आपने टैक्स इंफॉर्मेशन भरनी है या अकाउंट ओपन करना है, तो आपको कौन कौन सी बातें स्पष्ट कर लेनी चाहिए। तो ये टैक्स इंफॉर्मेशन के हेडिंग के नीचे मैंने कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको इन्हीं चीजों का सामना अपना अकाउंट खोलने के समय करना पड़ेगा। आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल है। ये शब्द इंटरनेट पे बैंक जो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग है उसके संबंध में आपको चुनने होंगे। तो आप इंडिविजुअल हो, आप बिजनेस नहीं हो। आप नॉन यूएस पर्सन हो, आप यूएस पर्सन नहीं हो। आप इंडिविजुअल हो, आप ना ही एजेंट हो ना ही रिप्रेजेंटेटिव हो। आप इंडिविजुअल बेनिफिशियरी हो। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये बात फिर आप इंडी पब्लिशर हो। आपने कौन सा विकल्प चुनना है कि आप इंडी पब्लिशर हो, ना ही आप इंडी पब्लिशर हो, आप पब्लिशर नहीं हो, आप पब्लिकेशन नहीं हो, आप इंडी पब्लिशर हो। ये ई बुक के बाजार में ये नया अस्तित्व सामने आया है। जो अपनी सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं वो खुद ही लेखक होते हैं, खुद ही पब्लिशर होते हैं। तो यहाँ पर इन बातों के ऊपर चर्चा की गई है। तो अगर आप ये बातें समझ लेते हैं तो आपको खाता खोलते समय जो कोई भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 10वें अध्याय में मैंने एक बार दोबारा जो ओपन एन अकाउंट के संबंध में पहला पड़ाव आपके सामने आएगा, वो ऑथर पब्लिशर इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में मैंने एक लंबी चर्चा कर डाली है। उसका मेन कारण यही है कि इंटरनेट में पे इस किताब के लिखते समय जो प्रश्न मेरे सामने आए, उसमें मैं विशेष चर्चा quora.com की करना चाहूंगा, जहां पर ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जहां से आपको ये चीज का आभास होता है कि लोगों के दिमाग में कैसी कैसी दुविधाएं हैं। उसका ध्यान रखते हुए फिर उसके साथ साथ अपने अनुभव के आधार पर मैंने ऑथर पब्लिशर इंफॉर्मेशन जो कि आपको kdp.amazon.com पर मिलने वाली है, उसके संबंध में इस चर्चा को किया है। उसमें जो एंट्रीज आपको डालनी है, जैसे फुल नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, रीजन, पोस्टल कोड, ये सब चीजें आप वहां पर केडीपी के अकाउंट सेक्शन में दिखने वाली है। उसकी चर्चा मैंने अलग अलग की है और उसमें इस विचार से चर्चा की है कि अगर भारतीय है तो मैं भी भारतीय हूं, तो हम कैसी कैसी दुविधाओं का सामना करते हैं जब हम अमेरिकन कल्चर में पैदा हुई चीजों का प्रयोग करने लगते हैं। तो उन दुविधाओं का निपटारा करते हुए इन प्रश्नों का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। उसके बाद गेटिंग पेड, जो कि 9वें चैप्टर में आपको बताया गया है, अकाउंट खोलने में
दूसरा पड़ाव गेटिंग पेड है। गेटिंग पेड के संबंध में भी मैंने विस्तृत कर चर्चा कर डाली है। इसमें जो हरे रंग के बीच में लिखा गया है, टेल अस अबाउट द बैंक, वेयर इज योर बैंक, ये सब बातें आपको kdp.amazon.com पे खाता खोलने वक्त दिखने वाली हैं और उसके संबंध में मैंने एक विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है और उस साइट पर जो जो एंट्रीज आपसे पूछी जाएंगी उन सब का मैंने प्रयोग यहाँ पर किया है। उसका डायरेक्ट आपको मैं फोटो इसलिए नहीं दिखा सकता था या इस किताब में नहीं डाली कि उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता है। कुछ किताबों में आपको वहां पर जो साइट है उसकी आपको स्नैपशॉट मिल जाते हैं, वो कॉपीराइट वायलेशन है। ये अगर अमेज़न वाले चाहें तो उसको वो कॉपीराइट क्लेम उस पे ले सकते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे या करते हैं, ये अलग विषय है। पर मैंने अपनी पुस्तक को साफ रखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया जहां कॉपीराइट का हनन होता हो। इसलिए मैंने सिर्फ उनके अलग-अलग पहलुओं की चर्चा यहाँ की है, उनसे संबंधित बातें यहाँ उठाई है। जैसे-जैसे आप गेटिंग पेड पे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जो-जो अंग्रेजी निर्देश सामने आएंगे, उसका हिंदी रूपांतर देते हुए मैंने इस सेक्शन को पूरा करने में आपकी मदद की है। इसमें मैंने कुछ ऐसी चर्चा भी कर डाली है, जिसमें आपको किसी संबंध में अगर कोई दुविधा आती हो, तो उसका निपटारा करने की कोशिश की है। कि मैं इस काम में कितना सफल रहा हूँ, ये हम लेखक और पाठक के अपने बौद्धिक स्तर और अनुभव के आधार पर निर्भर करता है। तो पर फिर भी मैंने एक भारत के हालात के संबंध में एक चर्चा, लंबी चर्चा यहाँ पे की है। शायद इसमें आप में से कुछ पाठक इसको पसंद भी ना कर पाए। खैर, उसके बाद ओपनिंग अकाउंट में जो तीसरा एस्पेक्ट रहता है, टैक्स इंफॉर्मेशन या टैक्स इंटरव्यू। टैक्स इंटरव्यू आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप अमेरिका के अलग-अलग पब्लिशिंग हाउसेस में किसी में भी अगर आप अपनी पुस्तक पब्लिश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गूगल प्ले बुक हो, चाहे किंडल हो, इसके अलावा डायरेक्ट टू डायरेक्ट पब्लिशर्स हैं, इसके बाद स्मैश वर्ड है, तो वो सभी आपको ये टैक्स इंफॉर्मेशन का डिटेल आपसे मांगेंगे। ये टैक्स इंफॉर्मेशन की जो डिटेल है, वो सीधी आपकी उसी समय जिस समय आप भर रहे होंगे, वो अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाती है। तो इसके अलग-अलग एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के वेबसाइट पे आपको जो एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर की हुई है। इसमें मैंने जो 8वें अध्याय में आपको बताया था कि कुछ बातें आपको ये टैक्स इंफॉर्मेशन भरने के लिए स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां सिर्फ पिन होल को सिलेक्ट करना है। तो आप कौन सा पिन होल सिलेक्ट करते हैं, ये आपके खाते के रूप को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ये 5 बातें जो कि अध्याय 8 में भी लिखी हुई है, यहाँ आपको फिर लिखी मिलेंगी कि आप इंडिविजुअल हो, आप नॉन यूएस पर्सन हो, आप एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप ही इंडिविजुअल बेनिफिशियरी हो, जो पैन नंबर, जो बैंक अकाउंट दिया है, वो आपको बिलोंग करता है, वो किसी और का नहीं है, और आप इंडी पब्लिशर हो। अगर आप गूगल प्लेबुक में अपनी किताब पब्लिश करना चाहते हो, तो वहां पर आप इंडिविजुअल की जगह आपको शब्द कॉर्पोरेट यूज करना पड़ता है। यहाँ आपको इंडिविजुअल शब्द यूज इंडिविजुअल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को ही सिलेक्ट करना है। तो
ये मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये वाला पोर्शन आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यही निर्धारित करता है कि आपका खाता किस रूप में अमेज़न के पास या किंडर डायरेक्ट पब्लिशन के पास तैयार होगा। ये बस 5 छोटी-सी बातें हैं। अगर आपने सही सिलेक्ट कर ली, तो आपको कोई असंतुष्टि नहीं होगी, कोई आपके दिमाग में दुविधा नहीं पहुँचेगी। फिर उसके बाद कंप्लीट पेमेंट सेटअप का एस्पेक्ट आता है। इसमें भी आपको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। इसमें जो मुख्य बात आती है, वो ये है कि भी आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना चाहिए। वहाँ टिन नंबर माँगा है, टिन नंबर की जगह जहाँ टिन नंबर भरना, आपने वहाँ पैन नंबर भर देना है और वो जो सिस्टम है, वो आपका पैन नंबर उठा लेगा। उसका उसकी कुछ विशेष चर्चा है, वो मैं यहाँ नहीं करता, पर मैंने अपनी पुस्तक में कर छोड़ी है। तो उसमें आप पैन नंबर भरने के बाद आप जब जैसे-जैसे पूरा करेंगे, जो-जो मैंने ग्रीन शेड में आपको पॉइंट्स दिखाए हैं, ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आते जाएँगे। उसकी डिटेल में चर्चा की है, कैसे-कैसे मैसेजेस आपके सामने आएँगे। जैसे-जैसे आप अकाउंट रेगुलराइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये आपके सामने ये ग्रीन फॉर्मेट वाले डिटेल्स आएँगी। और आप यहाँ देखिए, आपने पहले 9वें चैप्टर में सेटअप अकाउंट में 10वें चैप्टर में ऑथर पब्लिशर इन्फॉर्मेशन में आपने डिटेल्स भरी थी। आपने घर का पता भरा था, अपने शहर का पता भरा था, पर यहाँ पर दोबारा से आपको भरना पड़ रहा है। ये जो वो वाला पोर्शन है जो अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगा, आपको फिर से ये दोहराना है और इसको मैंने काफ़ी विस्तृत रूप में इस पे चर्चा करने की कोशिश की है, जिसके कारण आपका खाता काफ़ी नियमित हो जाए। आपको इसमें से कुछ बातें हास्यास्पद भी लगेंगी, पर मैंने अपनी जो आभास है भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में जैसे-जैसे चर्चाएँ होती है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा कर डाली है। इसमें आप मेरी भर्त्सना भी कर सकते हैं, मेरा क्रिटिसिज़्म भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा इसमें लिख दिया है। अब इसमें जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वाली बात मैंने पहले भी की है, फिर मैं ये करता हूँ, तो ये 12 नंबर अध्याय में मैंने इसको दोबारा डिटेल में करने की कोशिश की है। उसमें जो चीज़ भरने आनी है, वो यही आपको टिन नंबर पूछेगा, तो आपने उसको कैसे टैकल करना है। तो वो पूछेगा कि आई हैव ए यूएस टिन, तो और आई हैव ए नॉन यूएस टिन, तो आपने नॉन यूएस टिन को ऑप्ट करना है। तो और उसके बाद वो जो नॉन यूएस टिन है, उसके बाद आपने वहां पर जो जगह मिलेगी, आपने वहां पैन नंबर भर देना है। आपने इस दुविधा में नहीं पड़ना कि वो पूछ तो टिन रहा है और मैं पैन नंबर दे रहा हूं। आप भरिए, आप देखिए, वो सिस्टम उठा लेगा और इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। और जब आप पैन नंबर भर के आगे बढ़ेंगे, हाँ, इसमें इससे आगे मैं चलूं, तो इसमें मैंने जो चर्चा की है, उसमें मैंने भारतीय इनकम टैक्स नियम की भी एक चर्चा की है कि जो रॉयल्टी होती है, वो भारतीय इनकम टैक्स नियम के अनुसार आप रॉयल्टी की जो कमाई है, वो 80 क्यू के अधीन आज की तारीख तक 3 लाख तक आपको एग्जेम्प्टेड है। तो आप 3 लाख अगर रॉयल्टी ऐड करते हैं अपनी कुल कमाई में, तो बाद में आप 80 क्यू के अधीन वो 3 लाख पे 100% एग्जम्पशन ले सकते हैं। और जैसे ही आप पैन नंबर या जहां पर आपको टिन नंबर देखने को मिलेगा, पर आप पैन नंबर भरेंगे, आपको फिर आएगा कि भी आप टैक्स बेनिफिट लेंगे। अगर आपने पैन नंबर भरा है और आप जो टैक्स बेनिफिट अवेल कर लेते हैं और जो पूरी डिटेल में बता दिया गया वो कैसे भरना है, तो आपको आखिर में अनाउंस कर दिया जाएगा
कि आपको W8BEN सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, इस सब की चर्चा मैंने आपके इस अध्याय में कर छोड़ी है। इसमें यहाँ पर मैं सिर्फ संक्षेप में आपको ये बता सकता हूं कि आपको अगर W8BEN सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो आप पे 15% टैक्स ही लगेगा। अगर आप पैन नंबर नहीं भरते हैं तो आप पे 30% टैक्स लगेगा। ये जो एस्पेक्ट है इसको आपने ध्यान से पूरा करना है और ये जब तक आप ये नहीं पूरा करेंगे तब तक आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की वेबसाइट पे नहीं चढ़ा पाएंगे। वो आपको बार बार मजबूर करेगा कि आप टैक्स इंफॉर्मेशन पूरा करें। अगर आप पैन नंबर नहीं देते तो फिर आपको एक तो जो भी रॉयल्टी होगी वो 30% अमेरिकन सरकार ही काट लेगी, क्योंकि आपको W8BEN सर्टिफिकेट जारी होगा। तो इसमें ये सब जो दुविधाएं, इसमें विस्तृत चर्चा मैंने कर डाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको के जितने भी प्रश्न होंगे वो उनका समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इस प्रक्रिया का, आपका लेखक से प्रकाशन बनने की प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। ये है किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर और किंडल टेक्स्ट बुक सॉफ्टवेयर। किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर ही अब प्रचलन में है। जिस वक्त मैंने प्रकाशन शुरू किया था उस वक्त किंडल टेक्स्ट बुक सॉफ्टवेयर भी होता था, पर अब किंडल टेक्स्ट बुक सॉफ्टवेयर से ही, किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर से ही वो सब काम कर सकते हैं जो किंडल टेक्स्ट बुक में आपको उपलब्ध था। तो इसके ऊपर मैंने विस्तृत चर्चा की है। ये किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, वो उसकी चर्चा मैंने पहले कर छोड़ी है। अब इस सॉफ्टवेयर पे आपको अपना मैन्युस्क्रिप्ट चढ़ाना है और इस सॉफ्टवेयर के अलग अलग पड़ाव की मैंने विस्तृत चर्चा कर डाली है। अगर आप इस चर्चा को पढ़ के किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करेंगे तो आपको सभी का अर्थ मालूम पड़ जाएगा। तो ये किंडल सॉफ्टवेयर कैसा होता है, इसका मैंने एक रेखा चित्र बनाया है। यहाँ मैं आपको स्नैपशॉट भी दिखा सकता था। दुविधा वही थी कि अगर स्नैपशॉट दिखाता हूं तो कॉपीराइट वायलेशन होता है। तो कॉपीराइट वायलेशन से बचने के लिए मैंने ये एक रेखा चित्र बनाया है। अगर आप किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर उतार लेंगे और इस रेखा चित्र से उसका मुकाबला करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं यहाँ आपको क्या दिखाना चाहता हूं, और उसके आधार पे मैंने कई एस्पेक्ट भी यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने किंडल सॉफ्टवेयर की अलग अलग पहलुओं की चर्चा की है। यहां से आपको निकलना जरूरी है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो कि अगर आप किताब ये लेकर अगर लैपटॉप पे देखते हैं तो इसके कुछ फीचर चलेंगे नहीं, पर अगर यही किताब आप एंड्रॉयड फोन पे देखेंगे तो ये फीचर्स चलेंगे। तो इस प्रकार के प्रकाशन में कुछ सुविधाएं भी हैं पर उसकी कुछ अड़चनें भी हैं। जो किताब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग आपको ई बुक कन्वर्ट करके देती है, वो अगर आप एंड्रॉयड फोन पे देखते हो तो उसमें आप कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल करके आपकी अपनी पुस्तक का स्वरूप अच्छा कर सकते हो। पर अगर वही मैन्युस्क्रिप्ट जो कि
ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग ने आपका फॉर्मेट करके प्रेजेंट कर देना है, किताब बना के मार्केट में ला देनी है। उसको अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो वो कुछ फीचर्स यहाँ काम नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी, जिसे कहते हैं अड़चन या खामी, आपको देखने को मिलेगी। पर इसमें मैंने वो सारे वो फीचर्स जो हैं और कुछ ऐसी बातें कि भी आपकी फाइल का साइज कितना हो सकता है, आपके ज्यादा से ज्यादा पेजेस कितने हो सकते हैं, इस सब की चर्चा इसमें बड़े विस्तृत रूप से की है। और किंडल सॉफ्टवेयर का एक एक पहलू, जिस प्रकार से वो काम करता है, जिस प्रकार से आपने उसका प्रयोग करना है, तो उसकी चर्चा मैंने इस अध्याय में की है। तो इस अध्याय का हम निरीक्षण करते जाते हैं। तो वो इस अध्याय में आप देख रहे हैं जहां जहां ग्रीन मार्क किया गया है, हाईलाइट किया गया है, वो सब किंडल सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है कि इनका कैसे प्रयोग करना है, आपको कौन कौन से पड़ाव मिलेंगे, और आप पब्लिश बटन का क्या महत्व है। और उसके बाद आपके पास आखिर में ये किंडल सॉफ्टवेयर आपके मैन्युस्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको .kdf, यहाँ kpf लिखा है, वो उस वक्त जो किंडल क्रिएट में kdf चलता था, तो यहाँ k.kpf फाइल आपको बना के दे देगा। .kpf फाइल का फायदा क्या है, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। और इसमें मूवी फाइल्स भी आप लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम वही है कि जो मूवी फाइल्स हैं आप अपनी पुस्तक में अगर लगाएंगे वो सिर्फ एंड्रॉयड फोन पे चलेगी। एक मुश्किल जो और आती है, अगर आप मूवी फाइल्स बीच में लगा देते हैं, साउंड फाइल बीच में लगा देते हैं, तो आपकी जो पुस्तक की फाइल है वो बहुत भारी हो जाती है। भारी होने के कारण जो फॉर्मेट है, जो मॉडल है रॉयल्टी बनाने का, उसके संबंध में आपकी रॉयल्टी थोड़ी सी क्या काफी कम हो जाती है। सिर्फ आपको इस चीज की संतुष्टि हो सकती है कि अगर आप वीडियो फाइल या आप ऑडियो फाइल्स अपनी किताब में लगा देते हैं, तो आपकी किताब का स्वरूप एक साधारण किताब से बदल जाता है। तो अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरफ मुश्किल यही आती है, फाइल का साइज बढ़ जाता है। फाइल के साइज बढ़ने, क्योंकि फाइल का साइज क्या है इस पर बहुत निर्धारित करता है कि भी आपकी रॉयल्टी की असल रकम में से कितने पैसे अमेज़न वालों ने काट लेने हैं। तो उससे आपकी रॉयल्टी, कुल रॉयल्टी आपको कितनी मिलती है, इस पर काफी प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों की चर्चा मैंने इस अध्याय में की है, और इस अध्याय का मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपने अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पीडीएफ फॉर्म में है, उसको आप इस सॉफ्टवेयर की मदद के से kpf .kpf फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर आप .kpf फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की वेबसाइट पे जब आप इसको अपलोड करेंगे, आपको कोई अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ता है। उसकी अलग अलग गहराइयां हैं। इस वक्त आपको मूल बातें समझनी ही चाहिए अगर आप नए लेखक हैं, कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर लिया, ये सॉफ्टवेयर उतार लिया, सॉफ्टवेयर से आपने रीफॉर्मेट कर लिया, तो उसमें आपने टीओसी बनानी है, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट सूची कैसी बनानी है, ये सब चर्चा इसमें कर दी गई है। और उसके बाद उसको, जो आपके पास फाइल तैयार होगी, एक नई फाइल तैयार होगी, उस फाइल को ले जाते हुए आपने
अपनी किताब को किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की साइट पे चढ़ाना है। तो इसमें एक और सॉफ्टवेयर आपको उतारने को कहा जाएगा कि केडीएफ फाइल अगर आपने बना ली है, केपीएफ फाइल अगर आपने बना ली है, तो उसमें कुछ पुस्तक का कौन सा रूप बन के सामने आया है, तो उसका एक प्रीव्यू सॉफ्टवेयर भी उतारने को कहते हैं, जो अगर आप अपने लैपटॉप पे उतार लें और .kpf फाइल तैयार कर लें, तो उस प्रीव्यू सॉफ्टवेयर पे चढ़ा के आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से अगर कोई पाठक आपकी किताब उतारेगा तो उसको वह किताब कैसी दिखेगी। और ये काम हमें करना ही पड़ना है, क्योंकि यहाँ हम लेखक के साथ साथ एक पब्लिशर भी बनने जा रहे हैं। तो ये काम पब्लिशर करते होते हैं, यहाँ आपको लेखक के साथ साथ पब्लिशर भी बनना है। तो आपकी पुस्तक कैसी तैयार हो रही है, ये आपको चेक करना होगा। इसके बाद जो आखिरी पड़ाव है वो है अपलोडिंग का। तो इसमें मैंने संक्षेप में पहले तो आपको एक चर्चा की है कि भी आपके पास क्या-क्या चीजें हों तो आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग kdp.amazon पे जाके अपनी किताब जारी कर सकते हैं, उसका मुद्रण कर सकते हैं। तो आपके पास केपीएफ फाइल होनी चाहिए, आपके पास टाइटल बना होना चाहिए। अगर टाइटल नहीं है तो उसकी क्या आपके पास विकल्प है, आपके पास एक विज्ञापन ब्लर्ब जरूर होना चाहिए। आपका जो अकाउंट तैयार हो चुका है वो हमने चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक उसमें विस्तार चर्चा की है, वो आपको समझ लेना चाहिए। और उसके बाद आप जब ये 3 चीजें ले लेंगे तो उसके बाद आप जो है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग kdp.amazon.com पर अपनी पुस्तक चढ़ाना शुरू करेंगे। किंडल वाले दावा करते हैं कि ये काम 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। अनुभव के आधार पे मैं बता सकता हूँ, ये अगर आपके पास .kpf फाइल तैयार बनी हुई है, आपकी किताब पूरी तरह फॉर्मेटेड है, आपके पास ब्लर्ब लिखा पड़ा है, तो 20 मिनट में आप लेखक से प्रकाशक बन जाएंगे। तो इसमें आप जब जैसे ये 13 नंबर चैप्टर काफी लंबा है, इसी प्रकार ये 14 नंबर चैप्टर भी लंबा आपको मिलेगा। इसमें मैंने किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग वेबसाइट के अलग-अलग पड़ावों की विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है। मेटा डाटा क्या होता है, इसकी चर्चा की है। बुक टाइटल कैसे भरना है, इसकी चर्चा की है। फिर आपके को यहाँ पर एक चीज विशेष है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखना पड़ेगा वो आपको UTF-8 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो दूसरे चैप्टर में ही मैंने इसकी चर्चा की है कि आप अपने कंप्यूटर पे ही माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर्स उतार सकते हैं जो UTF-8 में हिंदी इंग्लिश में लिख सकता है। तो यहाँ तो आप उसका प्रयोग करें, यहाँ दूसरी संभावनाएं क्या है उसकी भी चर्चा कर दी है। ये आपको वहां पर ये सब भरना, फिर सब टाइटल क्या है उस इम्पोर्टेंट है, सीरीज क्या है, ये आपको जब आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे जाएंगे तो ये चीजें आपको वहां देखनी पड़ेंगी, दिखाई देंगी और आपको ये पूरी करनी होंगी। आप जब तक कोई भी एंट्री वहां पूरी नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहां कुछ ऑप्शनल पक्ष भी हैं, पर आपको हर एक एंट्री का कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। उस एंट्री को कैसे पूरा करना है इसके संबंध में मैंने विस्तृत चर्चा इसमें की है। या ऑथर के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, उसके संबंध में चर्चा मैंने यहाँ कर डाली है, क्योंकि आपने जो खाता बनाना है उस समय आपने एक खास नाम इस्तेमाल करना है जो आपके बैंक अकाउंट से मिलता होगा। आपने लेखन में शायद आप अपना उपनाम इस प्रयोग करना चाहें, उसके संबंध में जो चर्चा है वो यहाँ पर कर दी है। अगर आपके पास फिर इसी तरह को ऑथर
कंट्रीब्यूटर्स की बात या को ऑथर्स की बात की चर्चा यहाँ की है, ये सब आपको वहीं दिखाई देंगे। डिस्क्रिप्शन जो है वहां पर आपको ब्लर्ब भरना है। इसको मैंने पहले अपनी पुस्तक में आपको बार-बार मैं प्रेरित करूंगा कि भी आपने ब्लर्ब लिख के रखना है। सो जिस फाइल में आपने ब्लर्ब लिख के रखा होगा वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको डालना होगा। फिर पब्लिशिंग राइट्स पर कुछ बातें मैंने जितनी की मेरी जानकारी है उसके अनुरूप यहाँ पर चर्चा उसकी कर दी है। उसके अलावा आपके कोई और भी प्रश्न होंगे, मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर तो नहीं है, जितनी मेरी जानकारी है उसकी मैंने चर्चा की है। यहाँ फिर एक सेक्शन मिलेगा कीवर्ड्स, ये आपका पहला पड़ाव है। इसको दोबारा से दोहराते हैं, जब आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग वेबसाइट पे अपना मैन्युस्क्रिप्ट भरने जाएंगे आपको 3 चरणों से निकलना पड़ेगा। इस वक्त जो जो पुस्तक में चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो पहले पड़ाव की है, तो कीवर्ड्स भी आपको पहले पड़ाव में भरने हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसकी विस्तार से चर्चा हो सकती है, पर आप अपना काम निपटा के आगे निकलें, मैंने उतनी ही की चर्चा यहाँ कर रखी है। तो इसके बाद कैटेगरीज भी कीवर्ड्स के साथ ही मिली जुली बात है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती थी, तो इसको कम ही मैंने यहाँ पर इसका विस्तार किया है। और इसके किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के पहले पड़ाव का अंत आता है जहां आपको ये बताना होगा कि आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ। तो आप इस पड़ाव को जैसे ही पूरा करेंगे आप दूसरे पड़ाव पे आ जाएंगे जिसका नाम है किंडल ई बुक कंटेंट। इसमें आपको मैन्युस्क्रिप्ट चढ़ाना होगा, इसमें आपको किंडल कवर चढ़ाना होगा। इसको आप यहाँ पर आप दोबारा चेक कर सकेंगे कि अमेज़न पे आपकी किताब पाठकों को कैसे दिखने वाली है अगर वो खरीदार है। तो जो उसके बाद ISBN नंबर के संबंध में भी यहाँ चर्चा मैंने कर छोड़ी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के इसका प्रयोग करें। तो इसमें DRM का क्या महत्व, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है। अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि आपने KPF फाइल बना रखी है, आप जैसे ही आप इस यहाँ पर अपना मैन्युस्क्रिप्ट चढ़ाएंगे आपको कोई खास अड़चन नहीं आने वाली। हाँ, पर अगर आपकी KPF फाइल बन गई है पर उसमें कहीं फॉर्मेटिंग में कोई अपूर्ति रह गई है, तभी आपको KPF फाइल भी मुश्किल में डाल सकती है। पर अगर KPF फाइल बन गई है और आपने जो किंडल क्रिएट के थर्ड ऑप्शन से तैयार की है तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो ये किंडल वाले तो दावा करते हैं 5 मिनट, पर आपकी इंटरनेट स्पीड के आधार पर आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसकी सारी ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी किताब चढ़ जाएगी। तो इसकी सारी चर्चा मैंने यहाँ कर रखी है। यहाँ किंडल में आपको कवर भी मिल जाए, तो कवर क्या होते हैं इसकी चर्चा मैंने जो है चैप्टर फ्रंट मैटर वाला 3rd चैप्टर इसमें डिटेल में कर दी है। तो उसके साथ ही यहाँ पर कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी तस्वीर है। तो ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में आपको कवर मिलते हैं। इस पुस्तक का कवर भी मैंने किंडल डायरेक्ट से ही उधार लिया है, तो मैंने अलग में नहीं बनाया है, कुछ मैं अलग में भी बना के इस्तेमाल करता रहता हूँ। पर यहाँ पर आपको कैसे कवर बनाना है इसकी चर्चा मैंने काफी डिटेल में करने की कोशिश की है। ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो आप पहली बार शायद आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर एक बार आप इसको पार करने में कामयाब हो गए तो आपको अगली किताब छापने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से जाके पूछना पड़े। आप अगर शांत मन से इस पड़ाव को देखते जाएंगे तो आप कवर तैयार कर लेंगे।
इस पुस्तक का कवर किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का ही कवर है, वो जो आपने इस प्रस्तुति के पहले देखा होगा, वो कवर यहीं तैयार किया गया है। फिर ISBN के संबंध में मैंने चर्चा कर रखी है। तो ये आपकी, क्योंकि हिंदी की बुक है, आपको अमेज़न से ISBN नंबर नहीं मिलेगा, आपको अपना नंबर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा पड़ाव है जो कि फाइनल स्टेज है, वो किंडल ई प्राइजिंग की है। किंडल ई प्राइजिंग में भी कई बातें समझने वाली है, इसकी मैंने विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है। एक KDP सिलेक्ट एनरोलमेंट बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने उतनी ही चर्चा की है जितनी कि आपके इस वक्त उपयोग के लिए है। ये आप अनुभव से ही समझेंगे कि आपको ये KDP एनरोलमेंट का क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है। तो ये अनुभव से पता चलने वाली बात है। तो इसमें आज दूसरा ये, आप जो ई बुक का एक फायदा है, ये आपको अपनी दिमागी अड़चन से बाहर आना पड़ेगा। ये जो ई बुक्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड में बेची जानी है, ये अकेले इंडिया में नहीं बिकनी। आपकी बुक बेशक हिंदी में है, पर आप ये चीज मानिए कि आपके पाठक आपके देश की सरहदों के बाहर भी आपको मिल सकते हैं। तो आप सिर्फ भारत तक सीमित रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, पर मेरा विचार यही है कि भी आप जो है विस्तृत क्षेत्र में अपनी पुस्तक फैलाने की कोशिश कीजिए, तो उसकी चर्चा यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर एक रॉयल्टी एंड प्राइसिंग की बातें हैं, उसकी डिटेल में मैंने चर्चा कर दी है, पर उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, वो आप अनुभव से जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ मुख्य उद्देश्य इस वक्त आपको अपने मैन्युस्क्रिप्ट को ई बुक में कन्वर्ट करना है। तो इस चर्चा से आप बच के अगर आप किताब को छापने पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप यहाँ दी गई चर्चा से का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेज है, और ये जितने भी ग्रीन हाईलाइट किए टर्म्स हैं, ये आपको थर्ड स्टेज पे देखने को मिलेगी। वो उसको कैसे पूरा करना है, उसकी चर्चा आपको यहाँ मिलती जाएगी, जिसको आप पूरा करें। और आखिर में इस थर्ड स्टेज में आप जैसे बुक लैंडिंग का स्टेज पूरा, टर्म्स एंड कंडीशन का स्टेज पूरा करेंगे, आपका काम पूरा हो गया, आपकी बुक पब्लिश होने के काबिल होगी। ये दावा करेंगे कि 72 घंटे में आपको बताएंगे कि आपकी बुक पब्लिश होगी या नहीं। पर ये आमतौर पे आपको 6 से 12 घंटे में आपकी पुस्तक पब्लिश हो जाएगी। ये उम्मीद करता हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ के आप अपने हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट को ई बुक में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद अखीरला चैप्टर भी बहुत जरूरी है। इसमें है कि आपको बुक पब्लिश करने के बाद कुछ और भी करने की जरूरतें पड़ेंगी। आपको जरूरत रहेगी, आप किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन से कुछ वार्तालाप करें। आप अगर अंग्रेजी में अभ्यस्त नहीं है तो आपको ये अड़चन आने वाली है, ये लोग सिर्फ 5 भाषाओं में बात करते हैं, उसमें से हमारे प्रयोग की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में ही इसको आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने अपने अनुभव के आधार पे कुछ विचार आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ पर, और उससे आप ये चर्चा कर सकते हैं। बाकी इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आप कोई भी प्रश्न इनको पूछें अपनी पुस्तक के संबंध में, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। अब कितना के सेटिस्फाइंग रहा है मेरा अब अनुभव, कितना के सेटिस्फाइंग रहा है, ये चर्चा से अलग की बात है। तो यहाँ उसकी चर्चा नहीं हो सकती, बस इतना जरूर है, आपको जवाब जरूर मिलता है। तो इसमें
एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझनी है, आप लेखक हो, आप ई बुक छापने चले हो, तो यहाँ पर आप पब्लिशिंग आप खुद ही कर रहे हो। किंडल या अमेज़न आपका पब्लिशर नहीं है, पब्लिशर भी आप हो। तो पब्लिशर का दूसरा काम होता है कि बुक को की बिक्री करना। इसमें आपको अमेज़न वाले और किंडल वाले काफी सहयोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपनी बुक को प्रमोट करना पड़ेगा। ये जो मेरा उपकरण है, ये जो आपके सामने मैं ये YouTube तैयार करके दे रहा हूँ, तो ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा ही है। ऐसा आपको भी करना होगा अगर आप अपनी पुस्तक छाप रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ चर्चा की है, पर मार्केटिंग की पूरी चर्चा यहाँ पर मैंने नहीं की है। यहाँ पर एक चर्चा मैंने किंडल एडवर्टाइजिंग की, अमेज़न में एडवर्टाइजिंग की है। अब उसकी रूपरेखा बदल चुकी है। यहाँ तो मैंने नहीं लिखा, पर मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि अगर किंडल एडवर्टाइजिंग की बात को आप प्रयोग करके अपनी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे अनुभव में या मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि ये मुझे खर्चीला लगा है। इसके अलावा आप और ढंग से भी अपनी बुक को प्रमोट कर सकते हैं, उसकी बिक्री बढ़ा सकते हैं। एक तो उदाहरण आपके सामने ही है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये उसी का हिस्सा है। फिर इसमें आपको रिपोर्ट, ये भी एक विस्तृत पक्ष है। ये आप खुद, जब आपकी बुक छपकी तो आप इसको खुद देखते रहेंगे और वहां समझ जाएंगे। यहाँ सिर्फ इतना बता दूं कि आपको एक ही किताब नहीं छापनी, आपको बहुत सारी किताबें छापनी होंगी। और जो मेरा अनुभव है, कम से कम 10 किताबें अगर आप छाप दें, 10 टाइटल आप छाप दें, तो ही इन रिपोर्ट्स को देखने का मजा आता है। तो इस प्रकार ये पुस्तक का मैंने आपको विवरण दिया है। इसमें आप मेरा लेख जरूर पढ़ें। आप मेरी पुस्तक को अमेज़न वेबसाइट पे जाके अगर खरीदेंगे और इसके बाद खरीदेंगे, तो शायद आपको उसके उद्देश्य ज्यादा समझ आएंगे और आपके लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। और आपसे मैं याचना करता हूं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य पुस्तकों का भी ऐसे प्रेजेंटेशन करूंगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो, या नहीं पसंद आई, या तो आप उसका कमेंट सेक्शन में लिखें या अपने थम्स अप या थम्स डाउन जरूर दें। धन्यवाद।